सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम सबसे पहले आपके सामने पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें हम सबसे पहले एक पार्ट जो है उसे समझेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या है और हम कैसे हिंदी शिक्षण में इसका प्रयोग कर सकते हैं वो हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और अन्य विषयों में भी हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी सब अच्छे ही होंगे और आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करिए और जो भी आपका टारगेट है उसे पूर्ण करने में अपना जी जान लगा दीजिए। किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत छोटी मोटी नहीं, बहुत कड़ी मेहनत मांगता है। कोई भी हम जब टारगेट या लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी और ब्लूम टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा सबको समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है मतलब इसको ये क्या है, कैसे आई और किस तरह से हम इसको मतलब अपने ऊपर हम लागू कर सकते हैं। मानो ये चीज़ हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज एक छोटी सी कोशिश की है कि अपने आप को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने के लिए। तो वैसे तो मैं सब ऐसे ही पढ़ा रही थी पेन के माध्यम से, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ नया सीखने की कोशिश की जाए। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जिसमें देखिए इसमें लिखा है कि ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों क्या है, सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत किससे संबंधित है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए सीखने के उद्देश्यों से संबंधित है। यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था। इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हैं। उन्होंने इसका निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में सोच के उच्च प्रपत्र को बढ़ावा देने के लिए किया था। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि कोई बच्चा यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो अपनी उसको आगे कैसे बढ़ाए, इन सब की जानकारी उन्होंने अपने डोमेन के माध्यमों से देने की कोशिश की है। इसका प्रथम उद्देश्य जो है वो शिक्षा के अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के विश्लेषण और मूल्यांकन का है। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो एजुकेशनल, ट्रेनिंग, लर्निंग और प्रोसेस के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस उसमें प्रयोग में होता है, कहाँ कहाँ हम इसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि जो टैक्सोनॉमी है इसका जो वो मतलब अर्थ है या इसको हम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। अतः ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों और स्तर के वर्गीकरण का एक प्रयास है। यह सुझाव दिया गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्च स्तर को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर निचले स्तर को प्राप्त ना किया गया हो। जो इसमें डोमेन है, यानी कि जो इन्होंने तरीके बताए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि यदि हमने इस तरह से हमने नहीं लिया, मानो ये जो हमारा नीचे से एरो ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ इस तरह से हमने नहीं किया, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। आपको जैसे मानो हिंदी शिक्षण में ही आप ले लीजिए, मानो यदि आपको आ नहीं आता तो क्या आप ओलम सीख पाएंगे? नहीं सीख सकते। और जब तक आपको ओलम नहीं आती, आपने देखा होगा सबसे पहले एक छोटे बच्चे को यदि आ बनाना सिखाना है तो उसे टीचर क्या सिखाता है, उसे सबसे पहले लाइन सीधी करना सिखाता है इस तरह से। जब ये लाइन उसे बच्चे को अच्छे से आ जाती हैं, फिर उसे इस तरह से इस तरह सिखाता है। ठीक है, फिर जब ये आ जाता है तो इसी में उसको जोड़ना सिखाता है। ठीक है, फिर उसको जब ये इस तरह से, अब मानो बच्चा ये भी सीख गया, ये भी सीख गया, जब ये दोनों सीख जाता है फिर उस बच्चे को इस तरह से सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आ बच्चा जो है इस तरह से सीख जाता है, क्योंकि यही प्रोसेस है। बच्चे को जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक बच्चा उस कार्य को पूर्णतः नहीं कर सकता। और इसको ये नहीं है बच्चे को एक बार बता दिया और बच्चे का काम हो। टीचर पता नहीं कितनी कितनी बार प्रैक्टिस कराता है,
कितनी कितनी बार बच्चे को सिखाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा देर से सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका क्योंकि जब तक अगर निचले स्तर को प्राप्त नहीं किया गया तो उच्च स्तर प्राप्त नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो हम आज इसमें जो भी हम करेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन के संबंध में। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो है इसका जो है, देखिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में चीज़ें समझ में आ जाए। कॉग्निटिव डोमेन जो है संज्ञानात्मक डोमेन ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास करता है। ये बात पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक डोमेन जो है वो ज्ञान का और बौद्धिक कौशल का विकास करता है, जो कि 1956 में किसने दिया था, हमारे ब्लूम ने दिया था। इसमें तथ्यों की कला इसमें शामिल होती है और इसमें 6 श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, 6 श्रेणियां हैं। सेकंड, इसको हम बाद में समझेंगे इमेज को, हम पहले 6 जो श्रेणी हैं उनको समझ लेते हैं कि हमें उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। मैं इसको हिंदी में भी है, ये इमेज जो है आपका इंग्लिश में है और ये हिंदी में भी आप समझ सकते हो, दोनों ही हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझ सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं, इस पॉइंट को उठाते हैं हम, सबसे पहले ज्ञान। और इसमें भी आप देखिए, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, हमने उठाया यहाँ से ये आपका नॉलेज, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो नॉलेज में क्या होता है कि नॉलेज में हम क्या करेंगे, रिकॉल डाटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और कंसेप्ट, यानी कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा, हम इसको अब हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि विशिष्ट बातों का ज्ञान, विशिष्ट बातों का ज्ञान, साधनों उपायों का ज्ञान, अमूर्त तथ्यों का ज्ञान, यानी कि इनके बारे में पता ही होना चाहिए। यानी कि रिकॉल, बच्चा जो कि रिकॉल कर सके, डाटा जो कि मेन बेसिक चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन सूचना उसे प्राप्त हो सके, फैक्ट्स यानी कि तथ्य, कंसेप्ट यानी कि उसके बारे में थोड़े बहुत जानकारी। ठीक है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। सेकंड वो बोलता है समझ यानी कि बोध, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मतलब हो गया, यदि बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे मानो बच्चा आ सीख गया, एज एग्जाम्पल के तौर पर, अब यदि बच्चे ने आ सीख गया, माँ सीख गया, है ना, तो यदि आप, और मात्रा क्या, उसे ज्ञान हो गया, तो यदि आप उससे ओलम बोलेंगी ना, आम, आपने बोला आम, आम लिखो, बच्चे को ये भी आता है, ये भी आता है और पूरी तरह से मात्राओं का ज्ञान भी है। तो यानी कि जब आपने आम बोला तो वो अर्थ ग्रहण करने की उसके अंतर्गत क्षमता जो है विकसित हो गई। ठीक है, तो अनुवाद करना, व्याख्या करना और उसका उल्लेख करना। अब जैसे ही आपने आम बोला, बच्चा तुरंत लिख लेगा क्योंकि वो सीख चुका है। ठीक है, उसे ज्ञान जो है यानी कि बेसिक जो है उसको चीज़ें पता है। इसमें जो है हम समझ में, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। देखिए इसमें भी यहाँ भी लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन एंड कंपेयर। यानी कि मैंने एक ब्रांचेस के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये हम ये क्या हो जाएगा, ये आपका समझ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तीसरी बात आती है इसका आपका उपयोग, यानी कि प्रयोग करना। ज्ञान का नवीन या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना। आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, आप किस तरह से उसको उस परिस्थिति में प्रयोग कर पा रहे हैं। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपको परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता नहीं है, या आप परिस्थिति में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका ज्ञान पूरी तरह से बेकार है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन में देखिए यूज नॉलेज, यानी कि नॉलेज का हम प्रयोग कैसे करेंगे। हमको न्यू सिचुएशन, यानी कि हम किसी परिस्थिति में फंस गए हैं तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम्स, यदि हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हुई है तो हम कैसे उस समस्या से निकलने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, अगला आता है इसमें आपका आ जाएगा एनालिसिस, विश्लेषण। क्या है हमारा विश्लेषण, यानी कि सीखी गई वस्तु का विश्लेषण करना।
तत्वों, संबंधों और नियमों का विश्लेषण करना। यानी कि कोई हमने वस्तु सीखी, हमें उसका विस्तार रूप आना चाहिए। यदि हमें विस्तार रूप नहीं आ रहा है, हम उसको समझ के हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि पूरी तरह से हमने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे आप? इसको भी आपको देखो एनालाइज करना है। यानी कि क्वेश्चन, मतलब हमने कोई चीज़ सीखी, यदि कोई व्यक्ति हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हमने वो मतलब सीख लिया है, तो हमें उसको जवाब देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपेयर करना और इनटू पार्ट्स करना, यानी कि हमें उसके टुकड़े भी करने आने चाहिए, हमें उसके बारे में बताना आना चाहिए। यदि हमने कोई चीज़ सीखी, हमने मतलब ओलम हमने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, तो यदि कोई हमसे ओलम मतलब बोल रहा है, तो हमें उसको लिखना और पढ़ना दोनों ही आना चाहिए। ये नहीं हम उसके सामने मूक बधिर की तरह से खड़े हो गए, तो यानी कि हम खड़े हैं, हम अपना वर्क को पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने पूरी तरह से उस कार्य को नहीं सीखा है। अब अगला आता है इसमें संश्लेषण, कि विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे में समन्वित करना, नवीन संप्रेषण का उत्पादन करना, नवीन योजना बनाना, अमूर्त संबंधों के समुच्चय का निर्माण करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ अभी आपको कि आप कैसे इसको करेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने पहले उसके, मानो कोई चीज़ आपने आप किसी भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो या खुद पढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप खुद पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप पूरे सिलेबस को एक बार में घोल के पी जाओगे? नहीं। आप क्या करोगे? सबसे पहले उसमें उस चीज़ को देखोगे, उसमें कोशिश करोगे कि आपको कौन कौन सा मतलब जो पार्ट है वो इजी है और कौन कौन सा टफ़ है। तो आप सबसे पहले उसको इजी पार्ट को कोशिश करोगे पढ़ने के लिए, और इजी में से भी आप ये देखोगे कि कौन सा पार्ट हमें ऐसा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको आप अलग कर दोगे। तो यानी कि आप उसे क्या कर रहे हो? आप उसे खंडों में बांट रहे हो। ठीक है, आपने एनालाइज कर दिया, यानी खंडों में उसको बांट दिया। सिंथेसिस का मतलब होता है कि आपने मतलब उसको खंडों में बांटने के बाद अब आप क्या करोगे? आपने खंडों में बांट दिया, उस सारे पाठ्यक्रम को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? उसमें आप ये देखोगे कि हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप उसको सिंथेसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको मतलब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमने पढ़ लिया, हम इसको एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ओन स्ट्रक्चर, न्यू मीनिंग, न्यू पैटर्न और कंबाइंड एलिमेंट्स, यानी कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ी या कोई भी चीज़ समझी या कोई भी चीज़ सीखी, तो आप क्या करोगे? उसका न्यू मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे ना, न्यू पैटर्न लाने की कोशिश करोगे ना, कि आपने किताबों से पढ़ा या आपने कहीं से भी सीखा, तो आप सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हो, और ना सेम टू सेम आप अपने शब्दों में उसको बयां कर सकते हो। आपके वर्डिंग में कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य आ जाएगा, और आपके समझने का तरीका, आपके बोलने के तरीके में अंतर अवश्य ही आएगा। ठीक है, तो वही हमारा ओन स्ट्रक्चर हो गया, न्यू मीनिंग हो गया, यानी कि हमने समझा, हमने कई किताबों से पढ़ा, उसके बाद में हमने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। न्यू पैटर्न हो जाएगा ना, फिर वो क्या हो जाएगा भाई? न्यू पैटर्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपने किसी चीज़ को पढ़ा, फिर समझा और फिर उसे अपने शब्दों में बयां कर दिया, तो वो न्यू पैटर्न हो गया, न्यू मीनिंग हो गया उसका। ठीक है, अब अंत में आता है, आपकी बात आती है मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन में देखिए कि आपने सारी चीज़ें कर ली। देखो, मूल्यांकन है, मूल्यांकन में वस्तु, घटना, तथ्यों आदि के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। अब आपने जब सारी चीज़ें कर ली, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगीं, तो फिर क्या होगा? आपको आपके सामने क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस में क्या गुण है, क्या किस में दोष है, ये भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, किसी भी कार्य को करते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि भाई इसमें ये अच्छाई है और ये बुराई है। तो गुण दोषों का मतलब ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है कि हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। बेस्ट चूज, यानी कि हम उसमें अच्छा क्या है वो सोचेंगे, अच्छा क्या है वो देखेंगे। एक सेकेंड। प्रिंसिपल डिफाइन करेंगे और वैल्यू जज करेंगे, यानी कि उसमें उसकी मतलब क्या वैल्यू है हमारे जीवन में, या दूसरे के या समाज में उसकी क्या वैल्यू है, ये हम सीख जाते हैं। ठीक है,
यह माना जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन में वर्गीकरण कठिनाइयों की उपाधि को ध्यान में रखकर होता है और मुख्य क्या है इसका, सरल से कठिन की ओर। यानी कि पहले हमने आ सीखा और आ से सीखते सीखते हम पूरी ओलम लिखना सीख गए। तो पहले हमने छोटा आ सीखा यानी कि सरल चीज़ सीखी, फिर हमने कठिन चीज़ सीखी। बीएस ब्लूम की अपनी पुस्तक है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो ये क्वेश्चन बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न शिक्षण विषयों में निहित तथ्यों, सिद्धांतों आदि की सहायता से ज्ञान से लेकर मूल्यांकन तक के उद्देश्यों की प्राप्ति करके ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया जाता है। एक बात और है कि इसमें जब 1956 में ब्लूम ने ये जब टैक्सोनॉमी दी थी, उसके बाद इसको परिवर्तन करके इसका नया आधार बनाया गया था। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और ये क्वेश्चंस बहुत आता है, बार बार पूछा जाता है कि किसको क्या कहा गया। तो सबसे पहले मैंने आपको देखो पढ़ाया था नॉलेज। तो नॉलेज का जो है ना, पहले ये जो चीज़ें थी ये सारी नाउन में थी, जो कि 1956 में थी। जब 2001 में आई, 2001 में इनको वर्ब में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो नॉलेज को क्या कहा गया, रिमेंबर। कॉम्प्रिहेंसिव को क्या गया, अंडरस्टैंड। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि आप थोड़ा सा, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स क्या बताया था, समझ या बोध। यानी कि जब आप समझ गए, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, तो जाहिर सी बात है ना, अंडरस्टैंड यानी कि आप उसको कैप्चर करने लगे, आप उसको पकड़ने लगे। एप्लीकेशन का प्रयोग, यहाँ भी प्रयोग ही है। एनालाइज ही है यहाँ पर बस सिंथेसिस और यहाँ पर इवरेज। यहाँ पे बस दो चीज़ों को थोड़ा सा अंतर किया है उन्होंने, थोड़ा सा है कि यहाँ पर उन्होंने से एनालिसिस और सिंथेसिस को उन्होंने इवोल्यूट कर दिया है और इवोल्यूशन जो था उसको उन्होंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने, आप इस एरो के माध्यम से समझ सकते हैं, इसको उन्होंने यहाँ रख दिया और इसको उन्होंने यहाँ रख दिया, जो कि 2001 में परिवर्तन हुआ था। तो इस चार्ट को आप बहुत आसान तरीके से भी समझ सकते हैं, या तो उसका कीवर्ड कर लीजिए, जैसे आपने मानो KCAASE कर दिया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, KCAAS और E। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये जो 2001 की है ये हम इस तरह से कर सकते हैं, RUAAE और C। आप अपनी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और वैसे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। नॉलेज यानी कि ज्ञान, रिकॉल मतलब रिकॉल से ही संबंधित है, यहाँ पर रिमेंबर है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंड, जब हमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो हम अंडरस्टैंड हो जाएंगे ना, हमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो एप्लीकेशन, हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, एनालिसिस है, एनालाइज है। सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया, यानी कि हम नई चीज़ों को सृजनात्मक तरीके से करें। क्रिएट का मतलब आपको पता ही होगा, सृजनात्मक, जब हम किसी चीज़ का नया करते हैं, सृजन करना। और इवोल्यूशन का यानी कि इवोल्यूट यानी कि मूल्यांकन करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि कोई भी मेरी वीडियो आपके पास आती है नोटिफिकेशन में, तो आपके पास तुरंत ही वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देखकर कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें। बस यही आशा है। इस बहाने से मैं भी पढ़ लेती हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है कि आपको पढ़ाने के बहाने से मेरा भी मतलब हो जाता है। क्योंकि हम जब किसी कार्य को करते हैं, और हम वैसे ही जब हम एक कंटिन्यूस वे में किसी कार्य को करते हैं, तो हमारा भी एक रूटीन बन जाता है ना। और क्या कहते हैं, तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए समय देना ही पड़ता है। तो धन्यवाद इसी के साथ साथ।